बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। हम लोग फ़िशेस के अंदर एवोल्यूशनरी प्रोसेस को देख रहे हैं जी। आज हम नर्वस सिस्टम और सेंसरी फंक्शंस देखेंगे फ़िशेस के अंदर। फ़िशेस के अंदर सेंट्रल नर्वस सिस्टम मौजूद होता है, ठीक है। और बाकी जिस तरह वर्टिब्रेट्स हैं उनकी तरह सेंट्रल नर्वस सिस्टम किस चीज़ पर मुश्तमिल होता है? ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड। इसके अलावा सेंसरी रिसेप्टर्स भी होते हैं फिशेस के अंदर, जो कि उसकी बॉडी के ऊपर हैवीली एंड वाइडली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं। और इन रिसेप्टर्स में अगर देखा जाए तो टच के होते हैं, टेम्परेचर होता है, लेकिन इसके अलावा जो आपके पास, ये तो जनरल हो गए ना, टच एंड टेम्परेचर, लेकिन जो स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स फिश के अंदर होते हैं उसमें आपके पास आ जाते हैं ऑल्फेक्शन आ जाती है, विजन आ जाती है, हेयरिंग आ जाती है, इक्विलिब्रियम एंड बैलेंस आ जाता है, एंड डिटेक्टिंग वाटर डायरेक्शंस, ठीक है। वाटर की जो मूवमेंट्स हैं उनको डिटेक्ट करने के लिए भी स्पेशलाइज्ड रिसेप्टर्स होते हैं। अगर हम बात कर लेते हैं फिशेस की जो ओपनिंग्स होती हैं स्नाउट्स के अंदर, जिनको हम एक्सटर्नल नेरीज भी कहते हैं, तो ये जो एक्सटर्नल लेयर्स या एक्सटर्नल नेरीज जो होती हैं आपके पास, ये फिशेस की जो स्नाउट होता है मोस्टली उसके ऊपर होती हैं, और वहाँ से ये लीड करती हैं टू दी ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स, ठीक है जी। ये ऑल्फैक्टरी रिसेप्टर्स के तक जाती हैं, इनके एंड में मौजूद होते हैं। और मोस्टली ये जो रिसेप्टर्स होते हैं ये ब्लाइंड एंडिंग ऑल्फैक्टरी सैक्स होती हैं बुनियादी तौर पर। कुछ फिशेस के अंदर जो एक्सटर्नल लेयर्स होते हैं या नेरीज होते हैं, ये आपके पास होते आ जाते हैं माउथ की तरफ, पैसेज इनका नेज़ल पैसेज की तरफ जाते हुए, और वहाँ से फिर माउथ की तरफ चले जाते हैं। और अभी रिसर्च जो है वो ये बात शो करती है कि बहुत सारी फिशेस जो हैं उनके अंदर जो है सेंस ऑफ स्मेल जो है ना वो बहुत ज़्यादा ऑब्वियस होती है, और फिशेस रिलाई करती हैं हैवीली फॉर देयर लाइफ ऑन देयर सेंस ऑफ स्मेल। लाइक सैमन्स एंड लैम्प्रेस जो होती हैं मोस्टली स्पॉनिंग के लिए आपको पता है स्ट्रीम्स में जाती हैं, ठीक है। और जहाँ पे ये साल के शुरू में उन्होंने स्पॉन किया होता है, तो उनको कैसे पता चलता है वहाँ पे ये कैसे माइग्रेट करती हैं, ये क्या चीज़ इनको वहाँ पे माइग्रेट करने पे मजबूर करती है। हालांकि ये जो डिस्टेंस होता है ये हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स पर मुश्तमिल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे जी इनकी जो सेंस होती है ओडोर ऑफ देयर स्पॉनिंग जो होती है, कि जो स्मेल होती है वो इनको गाइड करती है, ठीक है जी। तो बेटे नेक्स्ट जो है हम देखेंगे इसमें आइज़। फिशेस की जो आइज़ होती हैं वो आपके पास स्ट्रक्चर के हिसाब से तो बाकी वर्टिब्रेट्स ऐसी ही होती हैं, ठीक है। लेकिन इनके अंदर क्या है, आपके पास इनकी लिड नहीं होती, लिडलेस होती हैं, ठीक है। और इनके जो लेंसेज होते हैं वो राउंड होते हैं। और अगर जो फोकसिंग इनकी देखी जाए तो फोकसिंग इनकी जो वर्टिब्रेट्स में फोकसिंग होती है उसमें तो लेंस की जो शेप होती है वो चेंज हो जाती है उसके इर्द गिर्द जो मसल्स होते हैं उनकी कॉन्ट्रैक्शन की वजह से। यहाँ पर ऐसा नहीं होता। यहाँ पर क्या करते हैं, जो लेंस है या तो वो फॉरवर्ड मूवमेंट्स की करा दी जाती है या उसकी बैकवर्ड मूव, या तो सामने आ जाता है या पीछे चला जाता है, इस तरीके से ये फोकस कर लेते हैं। तो ये थोड़े से डिफरेंसेस हैं फ़िश आई और बाकी जो है ना वर्टिब्रेट्स की आईज़ के दरमियान में। फिर अगर हम देख लें फ़िश के ईयर्स के बारे में, तो फिश का जो इनर ईयर है मोस्टली इसके अंदर रिसेप्टर्स होते हैं फॉर इक्विलिब्रियम, बैलेंस एंड हियरिंग वगैरह, ठीक है। और जो बाकी फंक्शंस होते हैं फिशेस के ईयर्स की या इनके रिसेप्टर्स के, वो बिल्कुल सेम होते हैं एज़ कम्पेयर टू द अदर वर्टिब्रेट्स, ठीक है, बिल्कुल सेम होते हैं उस जैसे। अगर इसके अंदर एक और चीज़ का जिक्र किया जाए तो सेमी सर्कुलर कैनाल्स होती हैं जो कि डिटेक्ट करती हैं रोटेशनल मूवमेंट को, ठीक है। और सेंसरी पैचेस जो हैं वो आपके पास, दूसरे जो सेंसरी पैचेस हैं वो हेल्प करते हैं इक्विलिब्रियम और बैलेंस को डिटेक्ट करने के लिए, ठीक है। और डायरेक्शन ऑफ द ग्रेविटेशनल पुल को, ठीक है, कि इनको पता कैसे चलता है ग्रेविटेशनल पुल कहाँ से आ रही है। तो बेसिकली ये इक्विलिब्रियम एंड ग्रेविटेशनल पुल वगैरह को डिटेक्ट करने में हेल्प आउट करते हैं सेमी सर्कल कैनाल्स और दूसरे जो सेंसिटिव पैचेस होते हैं। अच्छा, फिशेस जो है ना इनके अंदर अक्सर आउटर एंड या फिर मिडल दोनों भी हो सकते हैं और एक भी हो सकता है, ये ईयर लैक करते हैं, इनके अंदर नहीं होते। तो आपके पास साउंड वेव्स जो होती हैं, आपको पता है कि जितने भी वर्टिब्रेट्स हैं आउटर एंड मिडिल ईयर के थ्रू ही इनर ईयर तक साउंड वेव्स ट्रैवल करती हैं, ठीक है। लेकिन जो लोग फिशिंग करते हैं उनको पता है कि फिशेस सुन सकती हैं, ठीक है, ज़्यादातर फिशेस सुनती हैं, ठीक है। फिर कैसे सुनती हैं, तो है ही नहीं है आपके पास आउटर और मिडिल ईयर। तो यहाँ पे वाइब्रेशंस पास होती हैं बेटे वाटर से, ठीक है, उनकी बोन्स ऑफ द स्कल के ज़रिए मिडल ईयर, क्योंकि कुछ फिशेस में तो है ना मिडल ईयर, ठीक है, मिडल ईयर और फिर इनर ईयर की तरफ। और कुछ बोन्स, कुछ फिशेस जो होती हैं उनके अंदर आपके पास बोनी ऑसिकल्स ही मौजूद होती हैं जो कि एक्चुअली मॉडिफिकेशन है वर्टिब्रे की, और जो कि कनेक्ट करती हैं स्विम ब्लैडर को टू द स्कल, ठीक है, उससे। अब इन फिशेस के अंदर कैसे मूवमेंट होती है कि वाइब्रेशन स्ट्रक करेगी फिश को, ठीक है, और फिर स्विम ब्लैडर उसको एम्पलीफाई करेगा, ज़्यादा बड़ा कर देगा उन वाइब्रेशंस को, और फिर वहाँ से ये चली जाएंगी ऑसिकल्स, और ऑसिकल से कहाँ जाएंगी, स्कल। तो ये दो डिफरेंट तरह के आपको बता दिया कि रूट्स के जिससे फिशेस सुन सकती हैं। अब आ जाते हैं जी लेटरल लाइन सिस्टम।
फिशेस की दो बॉडी के दोनों साइड्स के ऊपर आपके पास साइड ब्रांचिंग मौजूद होती है। मोस्टली हेड के ऊपर से लेके पूरी बॉडी तक एक लेटरल लाइन सिस्टम चला जाता है, इसको लेटरल लाइन सिस्टम कहते हैं जी। तो लेटरल लाइन सिस्टम कंसिस्ट करता है सेंसरी पिट्स पे। अब ये सेंसरी पिट्स क्या होती हैं? सेंसरी पिट्स जो होती हैं ये बेसिकली एपिडर्मिस जो स्किन होती है उसके ऊपर मौजूद होती हैं, और आपके पास ये कनेक्ट करती हैं कैनाल्स के ज़रिए एपिडर्मिस से बिलो, ठीक है, मतलब कैनाल्स के ज़रिए कनेक्टेड होती हैं जो कि एपिडर्मिस से बिलो होती हैं। और एट द एंड ऑफ दीज पिट्स जो कुछ रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं जो कि पानी की मूवमेंट को डिटेक्ट करते हैं, जो आप लोगों ने शार्क्स में भी देखा था ना, ठीक है, और जेली सी भरी हुई थी जिसमें, ठीक है, लोरेंजिनी। अच्छा, अब आगे देखते हैं जी। लेटरल लाइन्स जो होती हैं ये यूज़ होती हैं टू डिटेक्ट द वाटर करंट। ये आपके पास वाटर करंट के लिए डिटेक्ट करने के लिए कि कोई प्रेडेटर पास आ रहा है या कोई प्रे जो है वो है उसको डिटेक्ट करने के लिए होती हैं। और इसके अलावा और क्या चीज़ डिटेक्ट कर सकती हैं ये आपके पास लो फ्रिक्वेंसी जो है साउंड जो है ना वो भी डिटेक्ट कर सकती हैं। नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जी। एक दफ़ा इसको मैं समराइज़ करना चाहूँगी कि सबसे पहले आप देखें कि आप लोगों ने क्या पढ़ा है। नर्वस सिस्टम जो था, नर्वस सिस्टम के अंदर आपने देखा सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर ब्रेन और वो सारी चीज़ें मौजूद हैं। आपके पास क्या होती है? वर्टिब्रल कॉलम, ठीक है जी। उसके अलावा डिफरेंट काइंड्स के रिसेप्टर्स हम लोगों ने देख लिए हैं। अब हमने आइज़ भी देख ली, इनर ईयर भी देख लिया, हम लोगों ने लेटरल लाइन सिस्टम भी देख लिया। अब हम चलते हैं इलेक्ट्रिक फिशेस की तरफ। अच्छा जी, इलेक्ट्रिक फिशेस को पढ़ाने से पहले एक सिनारियो थोड़ा सा आपके माइंड में लाना चाहती हूँ। तसव्वुर करें कि यूएस आर्मी का कोई एक हेलीकॉप्टर या हवाई जहाज़ था, उसको कोई मसला पेश आ गया और उसमें से अब पायलट ने छलांग मारनी है और नीचे समंदर है और समंदर में क्या है, बहुत सारी शार्क्स हैं। अब वो क्या ऐसे हिफाजती इक़दाम उठाएगा कि वो ज़िंदा बच जाए? अब वो ऊपर से तो छलांग मार दी उसने नीचे, अब शार्क्स वगैरह। तो बहुत सारा चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए जो नेवी के जो लोग थे उन्होंने इसको सोचा और उन्होंने क्या किया कि आपके पास पॉलीविनाइल बैग की मदद से उसको नीचे उतारा गया। यानी कि कहने का मकसद ये है कि पॉलीविनाइल बैग उसके पास थे जो कि जब वो नीचे उतरा तो वो उसके अंदर कवर हो गया। अब उसकी वजह से क्या है कि जो शार्क की नज़रों से वो बच जाएगा और शार्क की वो बैग में होगा तो शार्क की आपको पता है सेंस ऑफ स्मेल भी बहुत तेज़ होती है, उससे भी बच जाएगा, ठीक है। लेकिन क्या सिर्फ यही चीज़ काफ़ी है प्रोटेक्शन के लिए? अब हम आगे बताएंगे आपको कि बहुत सारी फिशेस जो होती हैं, इसी क्वेश्चन का आंसर आगे आपको मिलेगा कि उनके अंदर और भी एबिलिटीज़ होती हैं जिसकी मदद से वो अपने शिकार को डिटेक्ट कर सकती हैं, ठीक है। सिर्फ सेंस ऑफ स्मेल या विजन नहीं होती, ठीक है। तो इलेक्ट्रो रिसेप्शन होती है बेटे एक और जो सेंस होती है। अब तकरीबन तमाम ही जानदार जो होते हैं ना वो मोस्टली उनके इलेक्ट्रिकल फील्ड्स होते हैं, हमारे भी हैं, ठीक है। उनकी नर्व्स और उनके मसल्स वो इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। और इलेक्ट्रो रिसेप्शन एक ऐसी पावर है जो फिशेस के अंदर मोस्टली होती है। इसके अंदर वो डिटेक्ट कर सकती हैं इलेक्ट्रिकल फील्ड जो कि दूसरी फिशेस या दूसरे ऑर्गेनिज्म उस एनवायरनमेंट में जनरेट करते हैं, ठीक है, या इलेक्ट्रो जनरेशन भी आप कह सकते हैं, ठीक है। तो ये आपके पास बहुत सारी फिशेस, तकरीबन 500 जो फिशेज़ हैं आपके पास वो उनके अंदर आपको ये मिलेगी, ठीक है, जो कि 7 फैमिलीज़ ऑफ द कॉन्ड्रेक्टीज़ एंड ऑस्ट्रिक्टीज़ से बिलोंग करती हैं। इन फिशेस के अंदर ये सेंस इस्तेमाल होती है, ठीक है। और किस लिए इस्तेमाल होती है? 2 चीज़ों के लिए, या तो ये प्रे को डिटेक्ट करती हैं या ये अपनी डायरेक्शन को चेंज करती हैं टूवर्ड्स या अवे फ्रॉम दी ऑब्जेक्ट्स इन द इन्वायरमेंट्स, ठीक है। अगर हम डिस्कस कर लेते हैं कि प्रे डिटेक्शन कैसे होती है तो उसमें सबसे बेस्ट एग्जांपल जो है वो शार्क्स एंड रेज की आएगी, ठीक है। स्पाइनी डॉग फिश शार्क्स जो होती हैं वो कॉमन लेबॉर्ट्री के अंदर इस्तेमाल होती हैं और ये लोकेट करती हैं अपने शिकार को बाय इलेक्ट्रो रिसेप्शन। इसके अलावा शार्क जो है वो फ्लाउंडर फ़िश एक होती है जो कि बेसमेंट में होती है, समंदर में नीचे, अक्सर वो मड के ऊपर अंदर छुप के रहती है या बेसमेंट में रहती है, ठीक है। तो वो जो फ़िश है उसको ये डिटेक्ट करती है शार्क, उसके अगर बेशक वो दबी हुई भी हो, ठीक है। अब शार्क उसको देख तो नहीं सकती ना सूंघ सकती है, दबी हुई है मिट्टी के अंदर, लेकिन कैसे? उसके इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से। इस एक्सपेरिमेंट को अगर हम क्या करें कि अगर हम फ्लाउंडर फिश ना रखें समंदर में, और बल्कि हम क्या करें, एक्सपेरिमेंट की बात कर रही हूँ, अगर हम क्या करें ऐसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स जो हैं जो कि बिल्कुल वैसी ही इलेक्ट्रिक करंट प्रोड्यूस करते हैं जो फ्लाउंडर प्रोड्यूस करती है, तो शार्क उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स के जो इलेक्ट्रोड्स हैं उनको भी खा जाएगी, ठीक है। उसको भी वो खाने की कोशिश करेगी, उसको लगेगा कि ये वही फ्लाउंडर फिश है। लेकिन एक बड़े मज़े की इंटरेस्टिंग बात है कि शार्क जो है मरी हुई फ्लाउंडर फिश को, जो सैंड में दबी हुई वो मरी हुई, उसको डिटेक्ट नहीं कर सकती। या अगर ज़िंदा फ्लाउंडर फिश को आप किसी विनाइल पॉलीविनाइल शीट के अंदर लपेट के रख दें तो वो इंसुलेटर का काम करेगी, उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं गुजर सकेगा, तो वो उसको कभी भी खा नहीं सकेगी, ठीक है। तो दिस शोज़ दैट शार्क्स डिटेक्ट देयर प्रे विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रो रिसेप्शन।
अच्छा जी, कुछ फ़िशेस जो आपके पास होती हैं वो सिर्फ इलेक्ट्रो रिसेप्शन ही नहीं करती, बल्कि वो खुद भी बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करती हैं। फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं इलेक्ट्रिक फ़िश जो होती है आपके पास, जिम्नाकस, नाइलोटिकस, ये ज़्यादातर फ्रेश वाटर अफ्रीका के जो होते हैं वहाँ पे मोस्टली मिलती है। इसके जो मसल्स होते हैं इसकी क्वाडल फिन के करीब, ठीक है, वहाँ पे मॉडिफाई होते हैं स्पेशलाइज्ड ऑर्गन में, जो कि प्रोड्यूस करते हैं कंटिन्यूस जो है ना इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस। और यही जो इलेक्ट्रिक डिस्चार्जेस ये रेज़ निकल के जाती हैं हेड की तरफ, और हेड के करीब जो है ना पोर लाइक परफोरेशंस होती हैं जो कि इलेक्ट्रो रिसेप्टर्स का काम करती हैं। तो यहाँ पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इसके गिर्द बन जाता है, ठीक है। अब जो इलेक्ट्रिकल वेव्स जो हैं जो कि सर्कुलेट करती हैं हेड और टेल के दरमियान में, अगर उसके दरमियान में कोई ऑब्जेक्ट, कोई शिकार या कोई भी प्रेडेटर, कोई भी चीज़ आ जाती है, कोई पत्थर, कोई भी चीज़ ऐसी आ जाती है, तो उसको पता चल जाता है, उसका फील्ड डिस्टर्ब हो जाएगा। उस डिस्टॉर्शन की वजह से फिर वो जो उसके रिसेप्टर्स हैं उसके अंदर भी चेंजेस आ जाएंगी, स्टिमुलेशन पैदा हो जाएगी, जिसकी मदद से डिटेक्ट कर लेगी कोई ना कोई चीज़ आ गई है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिकल सेंस जो जिम्नाकस की है ये एडेप्टेशन है टू लिव इन द मर्की फ्रेश वाटर हैबिटेट्स, जहाँ पे आंखें जो है ना काम नहीं करती, मडी मडी सा पानी होता है या पानी इतना क्लियर नहीं होता। अगर आप बात कर लेते हैं ऐसी फ़िश की कि जो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस करवाती है, तो उसमें दो नाम आपके जहन में होने चाहिए। एक तो है आपके पास इलेक्ट्रिक ईल जो कि बोनी फ़िश है, और अगर आप प्लाज्मोब्रैंक्स में एग्जांपल देखेंगे तो इलेक्ट्रिक रे फ़िश है, ठीक है जी। अब इलेक्ट्रिक ईल जो है आपके पास इलेक्ट्रोफोरस, ये आपके पास मोस्टली अमेज़न जो कि रिवर है साउथ अमेरिका के, तो वहाँ पे उसके बेसिन में आपको मिलेगी। और ऑर्गन जो इसमें इलेक्ट्रिकल करंट प्रोड्यूस कराते हैं वो इसकी ट्रंक में होते हैं, ठीक है। और ये तकरीबन 500 वोल्ट का शॉक तक दे सकती है। इसके अलावा जो इलेक्ट्रिक रे है जो कि नैरसीन है, हैज़ इलेक्ट्रिक ऑर्गन्स जो कि इसके फिन्स के पास होते हैं। तो पहले वाले में इलेक्ट्रिक ईल में कहाँ थे, इसके ऑर्गन्स इसके ट्रंक में थे, ठीक है। और इलेक्ट्रिक रे में कहाँ पे है, इसकी फिन्स में, ठीक है। और ये तकरीबन डिफरेंट पल्सेस यानी कि शॉक की डिफरेंट पल्सेस, छोटी छोटी पैसेजेस के अंदर ये शॉक देती है, जो कि 50 एम्पियर और तकरीबन 50 वोल्ट तक का होता है, ठीक है। और ये जो शॉक्स हैं ये जो फिशेस प्रोड्यूस करती हैं ये इतने काफ़ी हैं कि ये अपने शिकार को या तो बेहोश कर दें, स्टन कर दें, या उसको किल कर दें। और जो उसके बड़े बड़े प्रेडेटर्स जो इनकी शिकारी हैं, यानी कि ये भी तो किसी की प्रे होंगी ना, अपने से प्रेडेटर्स को भी दूर रखती हैं और अपने शिकार को भी इसी से करती हैं। और कभी कभी इंसान जब समंदर में चला जाता है तो फिशेस के बहुत करीब जाने की कोशिश करता है या गैर महसूस तरीके से फिशेस को डिस्टर्ब करता है, तो ये जो है ना उनको भी एक सबक सिखाती हैं कि भाई हमसे दूर रहो, ज़रा शॉक लगेगा उसके करीब तो फिर इंसान नहीं जाएगा ना, ठीक है। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फिशेस। तो इलेक्ट्रो रिसेप्शन पढ़ी आपने, इलेक्ट्रो जनरेशन पढ़ ली इसमें आपने, और कैसे वो अपना शिकार करती हैं और कैसे अपनी डायरेक्शन चेंज करती हैं, ये सारी चीज़ें आपने देख ली हैं। ये अभी फिगर मैं दिखा देती हूँ जिसमें आपको एक इलेक्ट्रिक फील्ड जो है जिम्नाकस नाइलोटिकस का दिखाया गया है। जी बेटे, ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रही है फिश जो है बी फिगर में नीचे, ये आपको दिखा देती हूँ जी। ये फिश जो है आपके पास जिम्नाकस नाइलोटिकस है, ठीक है। और अभी जी बेटे, और जहाँ तक सवाल पैदा होता है इसके इलेक्ट्रिक फील्ड का, तो ये आप देख सकते हैं ये इसका हेड है, ठीक है, और ये इसकी टेल है, ठीक है। और ये इन दोनों के दरमियान में आपको नज़र आ रही हैं कि आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जो है ना पूरे का पूरा प्रोड्यूस हुआ है। अगर इसको दिखाऊँ मैं आपको, ये देखें, ये पूरी लाइन जो है ना यहाँ से यहाँ तक, ये पूरी लाइंस की फॉर्म में आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ हुआ है इसका, ठीक है। सॉरी जी, ये आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हुआ हुआ है। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर अगर कोई ऑब्जेक्ट, सपोज़ इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आ गया है जी, ठीक है, इसके अंदर चलें ये ऑब्जेक्ट बना लेते हैं हम, ठीक है। सपोज़ इसके अंदर कोई ऑब्जेक्ट आ गया है, ठीक है, तो क्या होगा, इसके इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो शॉक हो जाएगा उसके अंदर, यानी कि चेंजेस आ जाएंगी। और वो जो चेंजेस होंगी वो आपके पास फील होंगी यहाँ पे, जैसे यहाँ पे डिस्टॉर्शन आ जाती है, ठीक है। और ये यहाँ पे चेंजेस जो हैं यहाँ पे फील होंगी इसको रिसेप्शंस के ज़रिए, और इसको पता चल जाएगा कि बाहर जो है ना कोई चीज़ मौजूद है, ठीक है। तो ये यहाँ पे इसको शॉक से पता चल जाएगा कि बाहर कोई इन्वायरमेंट में एक चीज़ मौजूद है, ठीक है जी। तो दैट वाज ऑल अबाउट द इलेक्ट्रिक फिशेस जी। तो फिशेस एक्सक्रीशन ऑस्मो रेगुलेशन कैसे करती हैं इसको आप देख लेते हैं। तमाम जानवरों की तरह फ़िशेस को भी एक प्रॉपर बैलेंस रखना पड़ता है अपने इलेक्ट्रोलाइट्स, आयंस वगैरह का और पानी का उनके टिश्यूज़ के अंदर, ठीक है, प्रॉपर बैलेंस हो होम्योसिस मेंटेन रखने के लिए। तो इसको हम ऑस्मो रेगुलेशन बोलते हैं, आपको पता है। और ऑस्मो रेगुलेशन जो है वो मेजर फंक्शन है किडनीज़ का और गिल्स का फिशेस के अंदर, यानी ऑस्मो रेगुलेटरी ऑर्गन्स कौन से हैं, किडनीज़ एंड गिल्स। अब जो किडनीज़ हैं मोस्टली उनकी लोकेशन कहाँ होती है, आपके पास मिड लाइन ऑफ द बॉडी, ठीक है, जस्ट डॉर्सल टू द पेरिटोनियल मेम्ब्रेन, जो कि पेरिटोनियल मेम्ब्रेन ऐसी मेम्ब्रेन है जो कि बॉडी कैविटी को लाइन करती है। तो क्या है,
फ़िश की बॉडी के दरमियान में अगर इसको डायसेक्शन फ़िश की अगर क्या आपने करनी है, डायसेक्शन जब आप करेंगे तो आप देखेंगे जो मिड लाइन होती है बॉडी की वहाँ पे पाए जाएंगे, लेकिन कहाँ पे, पेरिटोनियल के डॉर्सल नीचे वाली साइड की तरफ मौजूद होंगी किडनीज। और जिस तरह तमाम वर्टिब्रेट्स हैं उनके अंदर आपको पता है कि आपके पास एक्सक्रीटरी स्ट्रक्चर्स कौन से होते हैं किडनीज़ के, उनको हम नेफ्रॉन्स कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे भी नेफ्रॉन्स मौजूद हैं, और नेफ्रॉन यहाँ पे क्या करते हैं, आपके पास ये अगेन फ़िल्टर करते हैं जो आपके पास नाइट्रोजनस वेस्ट होते हैं, आयंस होते हैं, वाटर, स्मॉल ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वगैरह एक्सेट्रा। और किस तरीके से फ़िल्टर करते हैं, ऑब्वियसली इनके पास एक नेटवर्क ऑफ कैपिलरीज होगा जिसको हम ग्लोमेरुलस बोलते हैं, उसके थ्रू, और जो फिल्ट्रेट होगा फिर वो आगे जाएगा ट्यूब्यूल सिस्टम में, ठीक है जी। और ट्यूब्यूल सिस्टम में दोबारा से जो एसेंशियल कंपोनेंट्स होते हैं वो दोबारा रीअब्जॉर्ब हो जाते हैं। ये बिल्कुल वर्टिब्रेट के अंदर जिस तरह हमारी है, तो ये भी तो वर्टिब्रेट्स ही है ना, लीशियल ही हैं, लेकिन है तो वर्टिब्रेट्स, ठीक है। तो उनके अंदर भी सेम यही है, आपके पास फिल्ट्रेशन हो रही है, रीअब्जॉर्प्शन हो रही है, ठीक है। और उसके बाद फिर जो बकाया बच जाएगा आपके पास रिमेनिंग जो फिल्ट्रेट होगा ट्यूब्यूल सिस्टम में, वो आखिरकार एक्सक्रीट डाउन किया जाएगा, ठीक है जी, एक्सक्रीट आउट कर दिया जाएगा। अब हम नेक्स्ट देख लेते हैं जी फ्रेश वाटर, क्योंकि हमें पता है डिफरेंट एनवायरनमेंट्स के अंदर फिशेज़ होती हैं। तो फ्रेश वाटर फिशेज़ जो होती हैं मोस्टली वो एक ऐसे एनवायरनमेंट में रह रही होती हैं कि जहाँ पर आपके पास बहुत ही कम फ्यू डिज़ोल्व सब्सटेंसेस प्रेजेंट होते हैं उनके एनवायरनमेंट के अंदर। तो इनकी जो ऑस्मोटिक अपटेक होती है वो या तो गिल्स के ज़रिए होती है, ठीक है, या ऑरली होती है, या आपके पास इंटेस्टाइनल सर्फेसिस के ज़रिए होती है। और इनका जो वाटर जो इनका आयंस जो लॉस हो रहे होते हैं, बॉडी से निकल रहे होते हैं, अपटेक कहाँ से होती है, गिल से और माउथ से, यानी ओरल एंड इंटेस्टाइनल सर्फेसिस से। और इनके जो आयंस हैं जो बॉडी से वॉश आउट होते हैं या निकलते हैं, लॉस होता है, वो कहाँ से होते हैं, एक्सक्रीशन के ज़रिए लॉस होते हैं, या फिर डेफिकेशन के ज़रिए, ठीक है। अगर इन दोनों का हिसाब देखा जाए कि कितने आयंस ये अपटेक कर रही है और कितने इससे जा रहे हैं बाहर, कितने का लॉस हो रहा है, तो ये इक्वल आ जाएगा जी आपके पास दोनों, ठीक है, कांस्टेंट हैं तकरीबन। तो आपके पास फिर कंट्रोल कैसे किया जाए, क्योंकि आपको पता है फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट है तो वहाँ पे तो लॉस होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इंटरनल इन्वायरमेंट में तो उसको एक कंसनट्रेशन बरकरार रखनी है ना। एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में तो आपके पास कंसनट्रेशन कम है सॉल्यूट्स की, इंटरनल इन्वायरमेंट में ज़्यादा है, तो आपको पता है हमेशा चीज़ हायर कंसनट्रेशन से लोअर की तरफ जाती है। तो कैसे ये करे अपने लॉस ऑफ आयंस को ये कम करे, तो क्या करती है ये, टू कंट्रोल द एक्सेस वाटर बिल्डअप और आयन लॉस, फिशेस क्या करती हैं, दे नेवर ड्रिंक वाटर, ठीक है, कभी भी वो पानी नहीं पीती, माँ सिवाय जब वो खाना खाती हैं, कोई फीड कर रही हैं किसी ऑर्गेनिज्म के ऊपर, तो उस टाइम उनके मुंह में पानी चला जाए, अदरवाइज वो वाटर ड्रिंक नहीं करती, फ्रेश वाटर फिशेस, ठीक है जी। और दूसरा ये तो उनकी एक आपके पास आप कह सकते हैं अडेप्टेशन की कैसे या स्ट्रैटेजी है कैसे ये टैकल करती हैं इस लॉस को। और दूसरी स्ट्रेटजी क्या है कि इनके अंदर जो नेफ्रॉन्स होते हैं फ्रेश वाटर फिशेस के अंदर, उनका बहुत बड़ा ग्लोमेरुलस होता है और बहुत छोटा ट्यूबुलर सिस्टम होता है, ठीक है। तो अब इसकी ये सेकंड पॉइंट हो गया। अब इसकी वजह से क्या होगा जी, तो रीअब्जॉर्प्शन जो होगी कुछ आयंस की हमारे पास और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की होगी, और ये फिल्ट्रेशन से पहले, फिल्ट्रेशन के बाद, ठीक है। तो होता क्या है कि चूँकि इसका ट्यूबुलर सिस्टम शॉर्ट है, ठीक है, तो बहुत कम जो है इसके अंदर पानी जो है ना वो आपके पास रीअब्जॉर्ब होता है, और ये बहुत लार्ज क्वान्टिटीज़ में डेल्यूज यूरिन प्रोड्यूस करती हैं, ठीक है, फ्रेश वाटर फिशेस, ठीक है। और क्यों, क्योंकि बहुत कम पानी रीअब्जॉर्ब हुआ है, और दूसरी बात ये है कि आपके पास कुछ आयंस जो हैं वो आपके पास उनकी रीअब्जॉर्प्शन हुई है, जिसकी वजह से लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ वेरी डाइल्यूट यूरिन प्रोड्यूस होता है। अच्छा, अब कुछ आयंस जो हैं वो फिर भी लॉस तो होगा उनका, ठीक है, क्योंकि आपके पास यहाँ पे देखिए लार्ज क्वान्टिटीज़ ऑफ वाटर जब है इसके साथ, तो आयंस भी थोड़े से रिमूव हो जाएंगे। तो वो फिर कैसे उसको क्योर करती है फिश, तो क्या करती है जी, आपके पास एक्टिव ट्रांसपोर्ट करती है आयंस की ब्लड के अंदर गिल सर्फेसिस के ऊपर से, ठीक है, यानी उसके जो गिल सर्फेसिस हैं इनकी एनर्जी यूटिलाइज करते हुए वहाँ से एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है फ्रॉम वाटर इनटू दी डायरेक्टली इनटू दी ब्लड, ठीक है। और फ्रेश वाटर जो हैं फिशेस इसके अलावा और क्या करती हैं कि फूड में से भी जो है ना सॉल्ट्स वगैरह ले लेती हैं। अब आ जाती हैं जी सेकंड, मेरीन फिशेस। अब मेरीन फिशेस को अपोजिट प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है, ठीक है। यहाँ पे जो इन्वायरमेंट है उसके अंदर 3.5% आयंस हैं, और जो बॉडी टिश्यूज़ है उसके अंदर 0.65% है, देखें। तो बाहर आपके पास हाइपर टॉनिक सोल्यूशन हो गया, और यानी हाइपर इन्वायरमेंट है, ज़्यादा सॉल्ट्स हैं, और इनसाइड द बॉडी आपके पास हाइपोटोनिक सोल्यूशन है, ये हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट है और कम सॉल्ट्स हैं, ठीक है। तो अब क्या है कि इनको क्या करना है, इनको अब दो स्ट्रैटेजीज अपनानी पड़ेंगी। एक तो उनको कम्बैट करना पड़ेगा, लड़ना पड़ेगा वाटर लॉस, यानी पानी को ज़ाया होने से बचाना पड़ेगा, क्योंकि ज़ाहिर अंदर पानी ज़्यादा बाहर कम है, तो वाटर विल मूव फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर, तो ये इसको रोकना है। और दूसरा क्या करना है, आपके पास
एक्यूमुलेशन ऑफ एक्सेस आयंस, ज़्यादा आयंस को भी बॉडी में दाखिल होने से रोकने, क्योंकि बाहर कंसंट्रेशन आयंस की ज़्यादा, अंदर कम है तो बाहर से आयंस आएंगे, ठीक है, अंदर से पानी बाहर जाएगा, दोनों उसने उल्टे काम करने हैं, ठीक है। तो अब क्या होगा, ऑपोजिट टू दैट ऑफ द फ्रेश वाटर फिशेस। तो अब क्या करेगी, ये लार्ज अमाउंट के अंदर पानी पिएंगी जी, इसके भी 2 पॉइंट्स हैं, ठीक है। जब वहाँ पे 2 पॉइंट्स है, वो ड्रिंक नहीं करती थी, ये ड्रिंक करेंगी, ठीक है। और दूसरा क्या करेंगे, इनके नेफ्रॉन का स्ट्रक्चर, दोनों वही बातें हैं लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस के साथ है। वहाँ पर पानी नहीं पीती थी फ्रेश वाटर फिशेस, ये पानी पिएंगी, ठीक है जी। और एलिमिनेट करेंगी एक्सेस आयंस सिक्रीशन के ज़रिए, डेफिकेशन के ज़रिए, या फिर एक्टिवली भी गिल्स, वो एक्टिवली टेक करती थी आयंस, ये एक्टिवली सिक्रीट करेंगी अपनी गिल्स के थ्रू आयंस, ठीक है जी। दूसरे जो इनका नेफ्रॉन है उसके अंदर क्या है आपके पास, वो स्मॉल ग्लोमेरुलस रखता है और लार्ज या बड़ा ट्यूबुलर सिस्टम। अब क्या होगा, जब स्मॉल ग्लोमेरुलस होगा तो कम ब्लड फिल्टर होगा, और जो ब्लड, क्योंकि ज़ाहिर सी बात ज़्यादा ब्लड फिल्टर नहीं है तो कम ब्लड फिल्टर हो रहा है और फिल्ट्रेट्स के पास कम है, ठीक है। और साथ में क्या है, जो वाटर है वो एफिशिएंटली आपके पास क्या हो रहा है, वो एफिशिएंटली इसको रोक रहा है, ठीक है, रीअब्जॉर्ब कर रही है और नेफ्रॉन के ज़रिए, ठीक है। तो नेक्स्ट हम देख लेते हैं बेटे एलास्मोब्रैंक्स में क्या है जी। तो मरीन फिशेस के बाद हम देख लेते हैं एलास्मोब्रैंक्स। एलास्मोब्रैंक्स भी मरीन में होती हैं, बट इनके अंदर एक यूनिक ऑस्मो रेगुलेटरी फीचर होता है कि मैकेनिज़्म होता है जिसकी मदद से ये क्या करती हैं कि नाइट्रोजनस वेस्ट जो होते हैं उनको यूरिया में कन्वर्ट कर देती हैं उनके लिवर के अंदर, यानी उनके अंदर यूरिया बन रहा होता है, ठीक है। और ये एक अनयूजुअल फीचर है क्योंकि ज़्यादातर जो फिशेज़ होती हैं मोस्टली वो क्या होता है, उनके अंदर अमोनिया जो है ना एक्सक्रीट होता है एज आ नाइट्रोजनस वेस्ट, लेकिन यहाँ पे यूरिया बन रहा है। अच्छा, इससे ज़्यादा मज़ीद अनयूजुअल चीज़ ये होती है कि जो यूरिया होता है वो उनकी बॉडी में सिक्वेस्टर्ड होता है, इनकी टिश्यूज़ में, इनकी बॉडी में स्टोर होना शुरू हो जाता है, ठीक है। इतना ज़्यादा यूरिया जमा हो जाता है कि इनकी बॉडी बिल्कुल आइसो जो है ना ऑस्मोटिक हो जाती है, बिल्कुल सेम उसका कंसनट्रेशन ग्रेडियंट हो जाता है विद दैट ऑफ द सी वाटर, ठीक है। जिसकी वजह से जो शार्क वगैरह, क्योंकि शार्क्स एलास्मोब्रैंक्स में आती हैं, ठीक है, उनके टिश्यूज़ जो है ना इंटायरली बिल्कुल सेम हो जाते हैं कंसनट्रेशन उनकी सी वाटर से, ठीक है। इसलिए उनको कोई प्रॉब्लम पेश नहीं आती है कि अब उनका पानी एनवायरनमेंट में वेस्ट हो जाएगा या बाहर जाएगा, तो उनको ज़्यादा इसमें टेंशन की ज़रूरत नहीं होती, ठीक है। और इस सिलसिले में फिर उनको कोई एनर्जी खर्च नहीं करनी पड़ती पानी को महफूज रखने के लिए, तो वो जो एनर्जी होती है वो दूसरी एक्टिविटीज़ के अंदर इस्तेमाल कर लेती हैं, ठीक है जी। अच्छा, अब लेकिन इस केस में एक मसला है कि अगर बॉडी जो है वो टॉलरेंट नहीं है, यानी वो टॉलरेट नहीं कर सकती एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ दी या हाई अमाउंट ऑफ यूरिया, तो फिर उसको मसाइल का सामना होगा। तो यहाँ पे फिर एक और चीज़ डेवलप होना ज़रूरी है, डेवलपमेंट ऑफ द टॉलरेंस, ठीक है, टू द हाई लेवल्स ऑफ द यूरिया, क्योंकि ज़्यादातर यूरिया क्या करता है कि मोस्टली एंजाइम सिस्टम जो होते हैं उनको ये डिस्ट्रॉय करता है। ये तो एलास्मोब्रैंक्स का था जी। अब हम देख लेते हैं कि जो एलास्मोब्रैंक्स के अंदर रेगुलेशन होती है आयंस की, क्या वो होती है कि ये इतना ही काफ़ी है कि यूरिया उसके अंदर जमा हो जाए? ऐसा नहीं है, फ़िशेस के अंदर उसको लाजमी कुछ ना कुछ आयंस की कंसंट्रेशन रेगुलेट करनी पड़ती है, ठीक है। और ये जो कंसंट्रेशन होती है ये ठीक है, हमें पता है गिल्स और किडनीज़ के थ्रू होती है, लेकिन उसको इससे एक स्टेप आगे जाना पड़ता है, ठीक है। और इसके अंदर क्या होते हैं, स्पेशलाइज्ड ग्लैंड जिसका नाम है रेक्टल ग्लैंड। इसका काम क्या है, ये रिमूव करता है जी एक्स्ट्रा सोडियम क्लोराइड, कहाँ से, ब्लड से, और डायरेक्टली रिमूव करता है फ्रॉम ब्लड इनटू द क्लोएका। अब ये क्लोएका क्या चीज़ है, क्लोएका मैंने पहले भी बताया था, पर क्लोएका इज द कॉमन ओपनिंग होती है ये एक्सक्रीटरी डाइजेस्टिव एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, ठीक है। उन सब की जो एक इकट्ठी वहाँ की जो प्रोडक्ट्स हैं वो इकट्ठी आ जाती हैं एक जगह पे। इन तीनों की ओपनिंग अलग होगी, एक्सक्रीटरी की अलग, डाइजेस्टिव की अलग, रिप्रोडक्शन की अलग, लेकिन वो एक ही ओपनिंग के अंदर जाके अपना मटेरियल डंप करेंगे, तो वो वहाँ से फिर बॉडी से बाहर एक सेम ओपनिंग से निकलेगा, उस ओपनिंग को कहते हैं हम क्लोएका जी। अच्छा, ये तो आपको कंफर्म हो गया। ये जो 2 पैराग्राफ अभी मैंने पढ़ाए हैं इसमें एलास्मोब्रैंक्स के अंदर हमने यूनिक फीचर पढ़ लिया कि वो सिक्वेस्टर, एक तो यूरिया बनता है, दूसरा सिक्वेस्टरिंग होती है यूरिया की बॉडी के अंदर, और इसके अंदर फिर डेवलपमेंट ऑफ द टॉलरेंस भी होनी चाहिए। फिर इसके अलावा इसके अंदर रेक्टल ग्लैंड भी होता है क्योंकि उसको फिर भी अपने जो आयंस हैं उनको रेगुलेट करना पड़ता है। अब आ जाते हैं कुछ ऐसी फिशेस जो अपनी ज़िंदगी में मरीन एनवायरनमेंट भी देखती हैं और अपनी ज़िंदगी में वो फ्रेश वाटर एनवायरनमेंट भी देखती हैं। तो ऐसी फिशेस जो है ना वो आपके पास डायड्रमस फिशेस होती हैं जो कि माइग्रेट करती रहती हैं बिटवीन द फ्रेश वाटर एंड द मरीन एनवायरनमेंट। इसमें एग्जांपल आ जाते हैं, आपके पास सैमन है, आपके पास लैम्प्रे है आपके पास, और आपके पास फ्रेश वाटर ईल है, ठीक है। ये जो है ये मोस्टली माइग्रेट करती हैं फ्रॉम फ्रेश वाटर टू द मरीन एनवायरनमेंट, ठीक है, स्पॉन करने के लिए, एग्स देने के लिए, ठीक है। और आपके पास जो ये आपके पास डायड्रमस फिशेस हैं
या डायड्रमस माइग्रेशंस हैं, इनके लिए आपके पास ऐसे गिल्स होने चाहिए जो कि एक ही टाइम के अंदर दोनों काम कर सकें। कौन से दोनों काम? जो फ्रेश वाटर में गिल्स क्या काम करते थे, मरीन में क्या करते थे, वो भी आपको माइंड में होना चाहिए। फ्रेश वाटर में गिल्स क्या काम करते थे? एक्टिव अपटेक करते थे ना आयंस की, और मरीन में क्या करते थे? एक्टिवली वो सिक्रीट करते थे जितने भी सॉल्ट्स थे। तो यहाँ पे जितने भी दोनों फंक्शंस हैं गिल के अंदर, बोथ अपटेक एंड सिक्रीशन ऑफ आयंस, वो दोनों इसके अंदर मौजूद होने चाहिए, ताकि जैसे ये माइग्रेट करे तो वो फिर वहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन प्रॉपरली परफॉर्म कर सके। ठीक है जी। अच्छा जी, ये जो आपके पास फिशेज़ हैं जो माइग्रेशन करती है बिटवीन मरीन एंड फ्रेश वाटर, तो उनके अंदर ये जो ऑस्मो रेगुलेटरी पावर है कि वो दोनों एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर जाती हैं, ये लाजमी नहीं है कि उनकी तमाम जो हिस्ट्री की, लाइफ हिस्ट्री की जो स्टेजेस हैं उसमें पाई जाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे कि आपके पास मौजूद है सैमन, यंग सैमन जो होती है वो बिल्कुल भी समंदर इसमें एंटर जो है ना आपके पास नहीं हो सकती, ठीक है, जब तक कि उसके अंदर उसकी जो गिल्स हैं उसके अंदर आयन सिक्रेटिंग पावर्स ना आ जाए। जब आयन सिक्रेटिंग पावर्स के अंदर आ जाती है, यानी वो थोड़ी सी बड़ी हो जाती है, फिर वो एंटर होगी। ठीक है, तो इट्स नॉट नेसेसरी कि आपके पास तमाम लाइफ हिस्ट्री के अंदर उनके अंदर ऑस्मो रेगुलेटरी पावर हो। ठीक है जी। अब हम देख लेते हैं कि जो फिशेज़ हैं उनके अंदर जो नाइट्रोजनस वेस्ट होता है वो किस किस फॉर्म में रिलीज़ हो सकता है। वैसे तो जनरली हमने पढ़ा भी था, लेकिन अप टू 90% जो नाइट्रोजनस वेस्ट है वो अमोनिया की शक्ल में रिलीज़ होता है, और रिमेनिंग जो 10% है वो दूसरे प्रोडक्ट्स लाइक यूरिया, क्रिएटिन एंड क्रिटेनिन की फॉर्म में हो जाता है, क्रिएटिन एंड क्रिटेनिन। ठीक है जी। और अगर तो ये 90% की फॉर्म में, अमोनिया की फॉर्म में है, तो वो गिल सर्फेसिस के थ्रू रिलीज़ होगा। अमोनिया टॉक्सिक होता है, लेकिन फिर भी एक्वाटिक ऑर्गेनिजम्स क्यों उसको एज अ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इस्तेमाल करते हैं? बिकॉज सराउंडिंग में बहुत ज़्यादा पानी है। तो आपको पता है ना कि अमोनिया को पानी चाहिए बहुत ज़्यादा, इसकी वजह से तो ईजिली पानी अवेलेबल है, तो आराम से गिल सर्फेसिस के अकॉर्डिंगली उसकी के क्रॉस उसकी डिफ्यूजन हो जाएगी। अच्छा, अब जो आपके पास यूरिया है ये कहाँ बनता है? ये आपके पास बनता है लिवर में, ठीक है, और एक्सक्रीट किसके ज़रिए होता है जी? किडनीज़ के ज़रिए। तो दैट इज़ ऑल अबाउट द ऑस्मो रेगुलेटरी एंड एक्सक्रीटरी जो फंक्शन है आपके पास फिशेस के अंदर। तब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, लेकिन उससे पहले, हाँ जी, नेक्स्ट टॉपिक से पहले मैं आपको फिगर एलेबोरेट करना चाहूँगी जो आप लोगों की फ्रेश वाटर एंड मेरीन फिशेस की है, उसके बाद फिर हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं। अच्छा जी, तो सबसे पहले हम फ्रेश वाटर टिलियोस्ट का जिक्र कर लेते हैं। ठीक है, इसका जो ब्लड होता है मोस्टली वो हाइपरटोनिक होता है, और इसका जो इन्वायरमेंट होता है वो हाइपोस्मोटिक फ्रेश वाटर इन्वायरमेंट होता है। तो मोस्टली ये जो है ना फूड लेती हैं, ठीक है, अपना सिर्फ फूड ही लेती हैं, पानी ये नहीं पीती। ठीक है, और उसके बाद फिर क्या होता है कि इनका जो रिलीज़ होता है जो यूरिन, वो आपके पास हाइपोस्मोटिक यूरिन होता है और ज़्यादा काफ़ी क्वांटिटी में होता है, यानी कि आपके पास डाइल्यूट यूरिन होता है और लार्ज अमाउंट में होता है। किस वजह से होता है जी? इसके लार्ज ग्लोमेरुलस की वजह से और इसके छोटे टिब्यूल की वजह से। ठीक है, और दूसरी चीज़ क्या है कि एक्टिव ट्रांसपोर्ट होती है, एक्टिवली पिक करती हैं ये सॉल्ट्स को गिल्स के थ्रू। ठीक है, तो ये दो चीज़ें जो है ना ये आपके पास मेरीन फिश फ्रेश वाटर फिशेस में मिलेंगी। अब आ जाते हैं जी मेरीन फिशेस की तरफ। जी, तो बेटे अब यहाँ पे देख सकते हैं, अब यहाँ पे मेरीन फिशेस आ रही हैं, उनको हम देख रहे हैं। ठीक है, और मेरीन फिशेस के अंदर आपके पास टिलियोस को देख रहे हैं, और इसके अंदर जो ब्लड है वो आपके पास हाइपोटोनिक होगा, और जो इन्वायरमेंट है सी वाटर का वो हाइपरऑस्मोटिक होगा। अब ये क्या करती हैं बेटे कि नंबर एक, अब सॉल्ट्स की इनकम कहाँ से हो रही है? सॉल्ट वाटर भी पी रही हैं, ठीक है जी, फिर आपके पास फूड भी खा रही हैं, ठीक है, और बॉडी से भी यहाँ पे आपके पास सॉल्ट आ रहा है अंदर। ठीक है, अब क्या है कि यहाँ पे जो लार्ज सी वाटर पीती है ना, इसकी वजह से पानी अंदर जा रहा है, लेकिन ये है कि अब जो यूरिन होगा वो कैसे एक्सक्रीट होगा उसको देखने से पहले अब देखें, सी वाटर है तो सिर्फ वाटर तो नहीं जाएगा ना, सॉल्ट्स भी जाएंगे, और या फूड में भी सॉल्ट आ रहे हैं, बॉडी से भी सॉल्ट आ रहे हैं, तो इनके जो गिल्स होते हैं वो एक्टिवली पंप आउट करते रहते हैं सॉल्ट को। फ्रेश वाटर में एक्टिव अपटेक थी, यहाँ पे एक्टिवली पंप करते हैं आउटसाइड द बॉडी। फिर इसके अलावा जिसकी किडनीज़ है वहाँ पे भी रीअब्जॉर्प्शन जो है ना वो बहुत इतनी ज़्यादा नहीं है पानी की। ठीक है, जिसकी वजह से वहाँ पे जो यूरिन प्रोड्यूस होगा वो ऑस्मोस्मोटिक होगा। ठीक है, और स्मॉल वॉल्यूम में होगा, बहुत सारे आयंस इसमें होंगे। उसकी रीज़न क्या है? क्योंकि ज़्यादातर ग्लोमेरुलस बहुत छोटा होता है या फिर होता ही नहीं है, तो एक ग्लोमेरुलर नेफ्रॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। इसके अलावा आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है इसके गट का भी रोल है यहाँ पे ऑस्मो रेगुलेशन के अंदर। ठीक है जी, तो बेटे अब हम आ जाते हैं
लास्ट बट नॉट द लीस्ट, वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आपको पता है कि स्पीशी का जो आपके पास सर्वाइवल होता है वो डिपेंड करता है ऑन इट्स रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो हाउ डू फिशेस रिप्रोड्यूस एंड डेवलप, ठीक है। तो फिशेस जो है ना बहुत ज़्यादा मिलियंस ऑफ एग्स प्रोड्यूस करती हैं। अगर आपको एक 450 किलोग्राम की स्टर्जन फ़िश मिले तो वो तकरीबन एक सीज़न में 45 kg ऑफ कैवियार, यानी 45 kg ऑफ एग्स, कैवियार एग्स को बोलते हैं, ठीक है। यानी वो एग्स 45 किलो एग्स तकरीबन एक मंथ से ज़्यादा होते हैं, ठीक है। एक 450 किलो की स्टर्जन, जो कि नॉर्मली बहुत बड़ी स्टर्जन है, एक बड़ी फ़िश है, वो प्रोड्यूस कर सकती है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि फ़िश जो है वो कितनी मैसिव अमाउंट में एग्स प्रोड्यूस करती है, ठीक है जी। अच्छा, ये कोई अनयूजुअल बात नहीं है। उसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न ये है कि हैज़र्ड्स ऑफ डेवलपमेंट एक्वाटिक सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और इस वजह से फिर ये ज़्यादा एग्स जो है ना प्रोड्यूस करती है, क्योंकि आपके पास जो एग्स होते हैं वो पेरेंट्स उसको फिर बाद में पेरेंटल केयर इतनी ज़्यादा नहीं करते, ठीक है। एग्स की जब फर्टिलाइजेशन वगैरह वो पेरेंटल केयर में आखिर में आपको पढ़ाऊँगी, लेकिन ये है कि वो मोस्टली अनअटेंडेड रहते हैं जो एग्स वगैरह होते हैं, तो फिर बहुत ज़्यादा चांस होता है कि वो जो है ना वो डेवलप ना कर पाएँ, तो उससे लार्ज क्वान्टिटीज़ जो इसकी प्रोड्यूस की जाती हैं। लाइक आपके पास मिलियंस ऑफ दी पोटेंशियल एडल्ट्स जो होते हैं, हो सकता है वो सर्वाइव ही ना करें, ठीक है। मतलब वो एडल्ट्स जो हैं आपके पास कि वो रिप्रोड्यूस करने के लिए, ठीक है। एक तो ये वजह होगी। दूसरी वजह ये हो गई, यानी पहली वजह तो सर्वाइवल है ना कि उसको क्या तो सर्वाइव नेक्स्ट टाइम कर पाएंगे ना कर पाएँ, तो दैट इज़ वाई वो बहुत मिलियंस ऑफ जो है ना एग्स प्रोड्यूस करते हैं। देन आपके पास बहुत सारे एग्स जो हैं वो ऐसे हैं कि जिनको स्पर्म ही ना मिले, वो फर्टिलाइज ही ना हो, सेकंड पॉइंट, ठीक है। थर्ड ऐसा हो सकता है कि बहुत सारे जो एग्स हैं वो वॉश आउट हो जाएँ, वॉश हो जाएँ, ड्राई हो जाएँ, वेस्ट हो जाएँ इधर उधर होके, ठीक है। तीसरा ये हो गया। चौथा क्या हो सकता है जी, आपके पास जो लहरें हैं ज़ोर ज़ोर से आती हैं ना, वो स्मैश करके एग्स को या एम्ब्रियोज को डैमेज कर सकती हैं, ठीक है, स्मैश करके तोड़ सकती हैं उनको। और आपके पास फिफ्थ वन क्या हो गया है कि बहुत सारे एनिमल्स जो हैं समंदर के ऐसे होते हैं जो कि फिशेस के एग्स को खाते हैं, यानी कि जो प्रेडेटर्स जो है ना उसका शिकार हो सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत सारी ऐसी डेंजर्स हैं जिसे बचाने के लिए फ़िश जो है ज़्यादा लार्ज अमाउंट में एग्स रिलीज़ करती हैं। लेकिन इन हैज़र्ड्स के बावजूद भी आपके पास जो फ़िशेस होती हैं, अगर वो मिलियंस में से सिर्फ 4 फ़िशेस भी, 4 एम्ब्रियोज़ भी अगर वो इतने बड़े हो जाते हैं कि वो ब्रीड कर सकें, तो आप यकीन जानें फ़िशेस की जो पॉपुलेशन है वो डबल हो जाती है, क्योंकि वो हर एक जो इंडिविजुअल होगा कितनी ज़्यादा अमाउंट में आप देख सकते हैं कि एग्स प्रोड्यूस करता है। अच्छा, जो आपके पास सिर्फ बहुत लार्ज अमाउंट में एग्स प्रोड्यूस करना, क्या यही काफ़ी स्ट्रेटजी होगी? नहीं, इसके ठीक है ये एक स्ट्रेटजी है मिलियंस एग्स प्रोड्यूस करना, लेकिन इसके अलावा और भी स्ट्रेटजीज़ हैं। लाइक आपके पास मेटिंग बिहेवियर है फिशेस का, ठीक है, वो हेल्प करता है फर्टिलाइजेशन को इंश्योर करने में। इसके अलावा नेस्टिंग बिहेवियर है फिशेस के अंदर, वो भी हेल्प करता है एग्स को प्रोटेक्ट करने में, प्रीडेशन से बचाने में, और इसके अलावा सेडिमेंटेशन से बचाने में और फॉलिंग ख़राब होने से बचाने में। तो ये आपके पास टोटल तीनों बिहेवियर्स, प्रोडक्शन ऑफ मिलियंस ऑफ एग्स, मेटिंग बिहेवियर जो कि उसकी इंश्योर करता है फर्टिलाइजेशन को, और नेस्टिंग बिहेवियर जो है ना प्रोटेक्ट करता है एग्स को, ठीक है, प्रेडेशन से, सेडिमेंटेशन से, ड्राइंग से, फॉलिंग से वगैरह वगैरह। तो ये तीनों बिहेवियर जो है ना इंश्योर करते हैं आपके पास रिप्रोडक्शन को या उसकी मेटिंग को। अब जो मेटिंग होती है वो होती कहाँ है? वो आपके पास अकेले नहीं होती, वो इकट्ठी होती है, ग्रुप्स की फॉर्म में होती है, लार्ज स्कूल्स की फॉर्म में होती है। और जहाँ पे एक इंडिविजुअल अगर एग्स रिलीज़ करता है या स्पर्म रिलीज़ करता है, तो उसके साथ साथ वो स्पॉनिंग फेरोमोन्स भी रिलीज़ करता है, ठीक है। स्पॉनिंग फेरोमोन्स बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे फेरोमोन्स तो आपने पढ़े हुए हैं, ठीक है। स्पॉनिंग फेरोमोन्स यानी कि एग रिलीजिंग फेरोमोन्स की यहाँ पे वो बाकी फिशेस को भी अट्रैक्ट करेंगे और एडल्ट्स को कि आप लोग यहाँ पे आएँ और मेट करें, ठीक है। तो क्या होगा, ह्यूज मैसेज वहाँ पे एक ही जगह बहुत सारे अंडे और बहुत सारे स्पर्म्स होंगे, जिसकी वजह से क्या इंश्योर हो जाएगा, आपके पास फर्टिलाइजेशन ऑफ मैनी एग्स इंश्योर हो जाएगा, ठीक है जी। तो आपके पास ये भी एक इम्पॉर्टेंट कैरेक्टर है कि मेटिंग जो है आपके पास वो लार्ज स्कूल्स में होती है, ठीक है जी। तो ये आपके पास था इसका इंश्योर करने का कि आपके पास कैसे मेटिंग होगी और कैसे इसकी फर्टिलाइजेशन होगी। अब हम देख लेते हैं कि फ़िशेज़ के अंदर जो नेचर होती है फ़िशेज़ की एग रिलीज़ करने की, ठीक है, या एडल्ट्स की या एडल्ट कह रही हूँ एम्ब्रियोज़ वगैरह की, तो वो क्या होती है, यानी डेवलपमेंट के पैटर्न क्या क्या हैं, ठीक है जी। अच्छा जी, तो डेवलपमेंट के बारे में हम पढ़ लेते हैं कि डेवलपमेंट फ़िशेज़ के अंदर फ़िशेज़ जो है ना आपके पास ओविपेरस भी होती हैं, ठीक है, ओवोविविपेरस भी होती हैं और आपके पास विविपेरस भी होती हैं। तो बेसिकली 3 मेथड्स हैं, ओविपेरस, ओविविपेरस एंड विविपेरस। अब इनके अंदर कैसे कैसे होते हैं जो डेवलपमेंट, आपके पास जो ओविपेरस होते हैं आउटसाइड द फीमेल बॉडी जो है ना आपके पास एग्स की डेवलपमेंट होती है और ज़्यादातर न्यूट्रिएंट्स वो लेते हैं स्टोर्ड योक जो एग के अंदर होती है वहाँ से।
और कुछ एस्मोब्रैंक्स जो हैं, अच्छा ज़्यादातर जो फिशेज़ हैं वो ओविपेरस ही होती है मेजोरिटी। अब दूसरी जो कैटेगरी है वो ओविपेरस, ज़्यादातर कुछ जो एस्मोब्रैंक्स होती हैं उनके अंदर वो वीवी पैरिटी होती है, जिसके अंदर क्या करती हैं कि एम्ब्रियोज जो हैं आपके पास डेवलप होते हैं इन अ मॉडिफाइड ओविडक्ट। फीमेल की जो ओविडक्ट है वो मॉडिफाई होती है और न्यूट्रिएंट्स जो होते हैं वो आपके पास स्टोर होते हैं इन द एग, ठीक है जी, वो वाले न्यूट्रिएंट्स इसको मिलते हैं। तो थर्ड वन जो बेटे है हमारे पास दैट इज़ वीवी पैरिटी। तो आपके पास कुछ एलास्मोब्रैंक्स जो हैं और स्पेशली जो आपके पास ग्रे रीफ शार्क्स हो गई या हैमर हेड्स हो गई, ठीक है, इनके अंदर आपके पास वीवी पैरिटी होती है। और जो वीवी पैरिटी है इसके अंदर क्या होता है कि एक प्लेसेंटा लाइक आउटग्रोथ होती है जो कि इनकी मॉडिफिकेशन होती है ओविडक्ट की, ठीक है। वो क्या करती है, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है फीमेल से योक सैक के अंदर, ठीक है जी, जहाँ पे डेवलपिंग एम्ब्रियोज मौजूद होते हैं। इसके अलावा जो आपके पास इंटरनल डेवलपमेंट होती है वीवी पैरिटी के अंदर, इसमें जो आपके पास होती है फिशेस के अंदर, इसमें ओवरी के जो फॉलिकल्स हैं, ओवेरियन फॉलिकल्स, उनके अंदर होती है मोस्टली ये डेवलपमेंट, ठीक है, बजाय इसके कि वो ओविडक्ट में जाके डेवलप करें। ओवरी के अंदर ही फॉलिकल्स के अंदर डेवलपमेंट होती है। लाइक कुछ फिशेस हैं जो लाइक गपीज जो हैं, लेबिस्टीज जिनको बोलते हैं, ठीक है, उनके अंदर जो एग्स होते हैं वो उनकी ओवरी में ही रहते हैं, ठीक है, और वहाँ पे उसकी फर्टिलाइजेशन एंड डेवलपमेंट होती है और कुछ अर्से के बाद वो रिलीज हो जाते हैं ओवरी के अंदर ही। ओवरी के अंदर जो कैविटी होती है उसी के अंदर रिलीज होते हैं, ठीक है, और बाकी डेवलपमेंट इसकी वहाँ पे होती है। तो नरिशमेंट इसको कहाँ से मिलती है? नरिशमेंट इसको दो चीज़ों से मिलेगी, एक तो योग से मिलेगी और दूसरा जो है ना आपके पास ओवेरियन सिक्रेशंस, क्योंकि कैविटी में मौजूद है ओवरी की, तो वहाँ पे सिक्रेशंस होंगी, वहाँ से मिलेगी। अब हम देख लेते हैं कि आपके पास स्पर्म ट्रांसफ़र कैसे होता है। तो स्पर्म ट्रांसफ़र के लिए भी जी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर्स हैं। मेल एलास्मोब्रैंक्स के अंदर जो है ना उनकी जो पेल्विक फिन होता है वो डेवलप हो जाता है इनटू स्पेशलाइज स्ट्रक्चर जिसको हम क्लैस्पर्स कहते हैं, ठीक है, क्लैस्पर्स अक्सर पूछ लेते हैं क्लैस्पर क्या है। तो जब पॉपुलेशन हो रही होती है फिशेस की, ठीक है, वीवी पैरिटी का अब चूंकि हम यहाँ पे जिक्र कर रहे हैं ना, ठीक है, तो वीवी पैरिटी में इंटरनल फर्टिलाइजेशन होगी, तो वहाँ पे क्या होगा, कॉपुलेशन का प्रोसेस होगा, मेटिंग का प्रोसेस होगा मेल और फीमेल के दरमियान में। तो मेल इंसर्ट करेगा अपना क्लैस्पर इनटू द क्लैका ऑफ द फीमेल। मैंने बताया था आपको क्लैका इज द कॉमन ओपनिंग जहाँ पे आपके पास रिप्रोडक्टिव प्रोडक्ट्स भी आते थे, ठीक है। वहाँ से स्पर्म ट्रैवल करते हुए जाएंगे ग्रूव्स में, क्लैस्पर के ग्रूव से ट्रैवल करेंगे और फिर फर्टिलाइजेशन हो जाएगी फीमेल रिप्रोडक्टिव ट्रैक के अंदर, और फिर जिसकी वजह से इंश्योर, अब देखिए यहाँ पे पानी तो नहीं है ना, ठीक है, यहाँ पे कोई भी स्पर्म्स वेस्ट नहीं होंगे, एग्स वेस्ट नहीं होंगे, तो यहाँ पे प्रोपोर्शन ऑफ बीइंग फर्टिलाइज्ड एग का जो प्रोपोर्शन ऑफ बीइंग फर्टिलाइज्ड बहुत ज़्यादा हाई होगा जी। तो वहाँ पे बेटे आपने देखा था कि जो है आपके पास इंश्योर हो जाती थी फर्टिलाइजेशन, ठीक है, और इंटरनल थी इस वजह से। तो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इतनी श्योर नहीं होती। यही वजह है कि इन फिशेज़ के अंदर आपके पास इंटरनल फर्टिलाइजेशन की वजह से, क्योंकि श्योरिटी होती है, तो आपके पास कम एग्स प्रोड्यूस होते हैं एज़ कम्पेयर टू एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। वहाँ पे आपने देखा था मिलियंस ऑफ एग्स वर प्रोड्यूस। अच्छा, अब आ जाते हैं जी नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक पे, दैट इज़ पेरेंटल केयर, ठीक है जी। पेरेंटल केयर जो होती है वो इन फिशेज़ के अंदर वो दो तरीके से देखी गई है, या तो केयर ऑफ एम्ब्रियोज और नेक्स्ट मैं आपको बताऊंगी केयर ऑफ यंग वंस, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं, बहुत सारे जो फिशेज़ हैं उसमें जो एम्ब्रियो की आपके पास केयर होती है वो बहुत लिमिटेड है, या किसी में तो बहुत सारी फिशेज़ में है ही नहीं, नॉन एग्जिस्टेंट है। लेकिन कुछ फिशेज़ ऐसी हैं जिनके अंदर ये केयर होती है, ठीक है, और वो कंस्ट्रक्ट करती हैं नेस्ट, घोंसले वगैरह बनाती हैं, ठीक है। एंड कुछ आपके पास जो एम्ब्रियोज को अपने साथ लेके चलती हैं, कैरी करती हैं एम्ब्रियोज ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, ठीक है। और कुछ के अंदर जो है ना पाउचेस होते हैं उनकी बॉडी के ऊपर, और उसके अंदर वो क्लस्टर ऑफ एम्ब्रियोज को साथ लेके चलती हैं, और कुछ अपने माउथ में ब्रूड करती हैं, यानी माउथ में जो है ना उनको बड़ा करती हैं। तो आपके यहाँ पास आप देख लें, पहला क्या हो गया कि नेस्ट बनाती हैं, दूसरा क्या हो गया कैरी द एम्ब्रियोज, ठीक है, ड्यूरिंग द डेवलपमेंट, और थर्ड वन क्या है स्पेशल पाउचेस टू कैरी द क्लस्टर ऑफ द एम्ब्रियोज, एंड फोर्थ वन इज द ब्रूड इन द माउथ, ठीक है। अच्छा, आप अगर एग्जांपल की बात करें तो आपके पास जो बेस्ट नोन जो है ना ब्रूडर्स, उसमें सी हॉर्सेज आ जाते हैं, हिप्पोकैम्पस, ठीक है, और आपके पास पाइप फिशेज आ जाती हैं, जिसमें से फॉर एग्जांपल आपके पास सिनगेनेथस। और बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताती चलूँ आपको कि फ़ीमेल यहाँ पेरेंटल केयर नहीं कर रही, यहाँ पे मेल पेरेंटल केयर कर रहा है, ठीक है। तो मेल जो है आपके पास वो क्लोजली रिलेटेड फिशेस के जो होते हैं वो कैरी करते हैं एम्ब्रियोज थ्रू आउट देयर डेवलपमेंट, ठीक है। जो एम्ब्रियो डेवलप हो रहे होते हैं तो वो अपने जो एम्ब्रियोज होते हैं मेल उनको लेके चल रहे होते हैं, उनकी बॉडी में वेंट्रल साइड के ऊपर पाउचेज होती हैं, जैसे आप लोगों ने देखा है कि आपके पास कैंगरू वगैरह में पाउचेज होती हैं, तो ऐसे यहाँ पे वेंट्रल साइड पे पाउचेज होती हैं,
और उन पाउचेस के अंदर जो है ना ये अपने जो डेवलपिंग एम्ब्रियोज होते हैं उनको कैरी करते हैं हॉर्स में, ठीक है। और जो मेल ब्राज़ीलियन कैट फिश है आपके पास, उसके अंदर भी ब्रीडिंग होती है इसकी, और वो कहाँ ब्रूड करती है एम्ब्रियो को, लार्ज लोअर लिप, अपने माउथ का जो सबसे नीचे वाला जो लिप होता है जो उसका लार्ज होता है, तो उसके अंदर वो बच्चों को जो है ना ब्रूड करती है। अच्छा जी, अब हम देख लेते हैं यंग वंस की केयर जो है ना। मोस्ट फिशेस जो है ना केयर लिटिल कम केयर होती है, लेकिन अगर उनके अंदर केयर है यंग वंस की आफ्टर हैचिंग, जिसका पोस्ट हैचिंग यंग वन केयर भी कह सकते हैं, वो आपके पास मौजूद अगर है तो उसकी एग्जांपल में अगर आप देखोगे सन फिशेस आ जाती हैं एंड स्टिकल बैग्स आ जाती हैं, ठीक है। और ये शॉर्ट टर्म केयर है, या तो शॉर्ट टर्म केयर होगी या लॉन्ग टर्म। तो सन फिशेस एंड स्टिकल बैग्स शो शॉर्ट टर्म केयर, ठीक है। और इसके अंदर भी मेल स्टिकल बैग्स जो होती हैं उनकी बड़े इंटरेस्टिंग फ़ीचर है कि वो क्या करती हैं, वो फ्रेश जो पौधे वगैरह होते हैं उसको उसकी मतलब एक गोला सा बना के या मैस सी बना के ले आती हैं, ठीक है। और वहाँ पे जितने भी जो अभी बच्चे हैच हुए होते हैं वो सारे उसके अंदर आके पनाह ले लेते हैं, ठीक है। और अगर कोई बच्चा वहाँ से भागने की कोशिश करता है, या जैसे अक्सर बच्चे निकल जाते हैं ना घरों से भी बाहर, इंसानों के बच्चों की बात कर रही है, ठीक है, तो पेरेंट्स क्या करते हैं उनको घर में या हिफाजत से रखते हैं। तो ऐसे ही अगर कोई बच्चा फ़िश का वहाँ से उस जो पत्ते या वो जो पौधे की जो पार्ट्स लेके आया उसमें से बाहर निकलने की कोशिश करता है, तो मेल उसको फ़ौरन झपट के अपने माउथ से पकड़ के खींच के वापस ले आता है घोंसले में, ठीक है। तो ये एक इंटरेस्टिंग फ़ीचर है इसका। और जो सन फिशेज़ के जो मेल्स हैं वो भी सेम ही करते हैं, ठीक है। और अगर जो है ना वो मूव भी करते हैं बच्चों को तो इकट्ठा लेके चलते हैं, ठीक है, स्कूल, एक अकेला अकेला नहीं, ठीक है। वैंडरिंग होती है तो इकट्ठे इकट्ठे गोल, जैसे घर में आपने देखा होगा मुर्गियाँ जो है ना चूज़ों को इकट्ठा लेके चल रही होती हैं, ठीक है, बच्चों को, ऐसे यहाँ पे भी मोस्टली स्कूल्स की फॉर्म में इकट्ठा होता है सन फिशेज़ के अंदर भी। अच्छा, अगर आप बात करते हैं साइक्लिड फ़िश की, साइक्लिड फ़िश के अंदर लॉन्ग टर्म केयर होती है, ठीक है जी। इनके अंदर कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो माउथ में ब्रूड करती हैं और कुछ स्पीशीज़ जो होती हैं वो नेस्ट बनाती हैं, ठीक है। जब हैच हो जाता है तो फिर क्या करते हैं कि वो माउथ के अंदर बच्चे जब हैच हो जाते हैं उनसे कुछ बच्चे जो है बाहर भी निकलने की कोशिश करते हैं, बाहर जाते हैं आगे पीछे करीब ही, लेकिन क्या होता है कि पेरेंट उनको सिग्नल भेजते हैं कि ख़तरा है बाहर, ठीक है। जब कोई ख़तरा अगर होता है तो कैसे सिग्नल भेजेगी, जो पेल्विक फिन होगा उसका बैक साइड वाला वो फ्लिक करेंगे, ज़ोर ज़ोर से हिलाएंगे तो बच्चा फ़ौरन से माउथ के अंदर वापस आ जाएगा, ठीक है। तो बेटे दैट वाज ऑल अबाउट द पेरेंटल केयर इन फिशेज़। तो इसके साथ ही आपका जो टॉपिक है जो रिप्रोडक्शन एंड डेवलपमेंट का वो कंप्लीट होता है और आपके जो एवोल्यूशनरी प्रेशर्स हैं वो ख़त्म हो जाते हैं, ठीक है जी, फिशेज़ के। अब हम नेक्स्ट थोड़ा सा एक जनरलाइज वे में मैं आपको एक छोटा सा ब्रीफली बता दूंगी कि कुछ फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशंस फिशेज़ की अगर हम कंसिडर करना चाहें तो उसमें कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आप नोट डाउन कर सकते हैं जी। तो बेटे जो फाइलोजेनेटिक कंसिडरेशंस हैं उसके अकॉर्डिंगली हमें पता चलता है कि जो एवोल्यूशन हुआ था आज से बहुत अरसे पहले, उसको अगर हम डिवाइड करें तो दो हम सीरीज़ में डिवाइड कर सकते हैं। पहली जो सीरीज़ थी एवोल्यूशन की उसमें मोस्टली जो आपके पास टेलियोस स्पीशीज़ जो अभी मौजूद है, और आपने देखा है कि उसमें शुरू में चैप्टर में बताया भी था कि कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है उसमें, ठीक है। तो वो वजूद में आई। और दूसरा जो था टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वजूद में है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंगली तो पहले यही कहा जाता था कि जो लंग फिशेज़ हैं जो आपके पास मौजूद हैं वो मॉडर्न लंग फिशेज़ वो ही जो हैं इवॉल्व होके क्या बन गई हैं, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म, ठीक है। लेकिन जो है अगर क्लैडिस्टिक देखें या एनाटॉमिकल एविडेंस हम देखें तो लंग फिशेज़ की जो आपके पास लीनिएज है उसने कोई दूसरा वर्टिब्रेट टैक्सा क्रिएट नहीं किया, यानी कि उससे वो किसी भी और वर्टिब्रेट टैक्सा की जो है ना कई एंसेस्टर नहीं है वो, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट बात है। हम लोग तो ये समझते रहे हैं ना कि लंग फिशेज़ ही होंगी, उसी लंग डेवलप हो गए तो अब यही आगे वर्टिब्रेट बनेंगे, ऐसा नहीं है। तो फिर कौन है आपके पास वर्टिब्रेट्स के, टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के एंसेस्टर्स? तो एक और ग्रुप है बेटे जो आपने पढ़ा भी था लास्ट में, अनदर ग्रुप है जो सार्कोप्टेरिजाई का है, दैट इज़ ओस्टियोलैपिफॉर्म्स। ओस्टियोलैपिफॉर्म्स को कहा जाता है कि वो टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स थे, ठीक है। और कैसे थे? उन्होंने बेटे स्टार्ट में शैलो कम गहरे पानी को अपना हैबिटेट बनाया था, ठीक है। उसकी वजह ये तो थी कि एक तो वो जो है क्या कहते हैं अपनी जो प्रे है उसको मतलब गिरने से रोक, गहरे पानी में जिसकी प्रे आगे पीछे भाग जाएगी, गिर जाएगी, ठीक है, एक तो उससे बचने के लिए, दूसरा कि दूसरी जो फिशेज जो इसको प्रे करती हैं उससे बचने के लिए, तो उसने कम गहरे पानी को अपना मस्कन बनाया, ठीक है। और दूसरा उसने क्या किया कि आपके पास कम गहरे पानी में होने की वजह से वहाँ पर क्या थी, ऑक्सीजन जो है उसका लेवल कम था, ठीक है। और इसकी वजह से उसके अंदर क्या चीज़ डेवलप होना शुरू हो गई, और आपको पता है गर्म पानी में भी था तो कम गहरा भी था, जिसकी वजह से वो पानी ड्राई होने के चांसेस भी ज़्यादा हैं। तो ये दोनों चीज़ें जो है ना इसके ऊपर प्रेशर डाला उसने एवोल्यूशनरी के वो लंग डेवलप करें, तो यहाँ पे सार्कोप्टेरिजियन लंग्स डेवलप हुए। और फिर आपके पास अच्छा ये सार्कोप्टेरिजियन लंग्स हैं, दूसरी लंग फिशेज़ अलग हैं जो मैंने आपको पढ़ाई थी, ठीक है जी, उनकी क्लास अलग थी।
तो यहाँ पे फिर उसके बाद क्या था, फूड जो है बहुत ज़्यादा अबंडेंट था, ठीक है, आर्थ्रोपोड्स बहुत ज़्यादा थे यहाँ पे, इन्वर्टिब्रेट्स बहुत ज़्यादा थे, और जिसकी वजह से आपके पास शैलो वाटर के अंदर जो है ना टेरेस्ट्रियल फीडिंग जो है ना वो वजूद में आई, यानी कि शैलो वाटर में आए, और चूँकि पानी के करीब करीब भी फूड ज़्यादा था, ठीक है, जिसकी वजह से इनके अपेंडेजेस वगैरह भी डेवलप होना शुरू हो गए, ठीक है जी। और आपके पास आइज़, लेंसेज और फंक्शन उन्होंने करना शुरू कर दिया एयर के अंदर, ठीक है जी। इसके अलावा फिर क्या हुआ कि बहुत सारे इनके अंदर प्रॉपर्टीज़ ऐसी आ गई जो कि टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म वाली थी, जैसे अभी मैंने बताया ना आपको, अपेंडेजेस की डेवलपमेंट होना और आइज़ के लेंसेज का हवा में फंक्शन करने से पहले तो पानी में फंक्शन करता था, ठीक है। तो बेटे इतना सारा अरसा लगा इनको, मिलियन ऑफ ईयर्स लगे इनको यहाँ पे आबाद होने में, टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिज्म के तौर पे इनको लैंड के ऊपर आने में, ठीक है। और एकदम से तो नहीं हो गया, इसमें बहुत सारे टाइम इनको लग गया। और इससे पहले जो आपके पास रिसोर्सेज थे उनके ऊपर 50 मिलियन साल तक जो है ना कौन काबिज था, टेरेस्ट्रियल आर्थ्रोपोड्स, ज़्यादातर दुनिया में रिसोर्सेज। तो इनके लिए फिशेज़ के लिए ये जो बाहर एज आ टेरेस्ट्रियल वर्टिब्रेट्स के तौर पर सामने आई, तो इनके लिए फ़ूड की काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ यहाँ पर मौजूद थी। तो स्टार्ट को अगर मैं आपको बता दूं तो स्टार्ट में एक दफ़ा दोबारा देख लें कि एवोल्यूशन क्या था। आपके पास दो सीरीज़ हुई थी एवोल्यूशन की। पहली सीरीज़ जो थी उसको क्या थी, वो मॉडर्न टेलियोस की थी। दूसरी सीरीज़ क्या थी, टेरेस्ट्रियलिज्म। उसके अकॉर्डिंगली हम कहते थे कि जी लंग फिशेज़ जो है ना वो आपके पास मॉडर्न जो वर्टिब्रेट्स हैं टेरेस्ट्रियल उनकी एंसेस्टर्स हैं। लेकिन क्लेडिस्टिकल और डिफरेंट लीनिएज की स्टडी के साथ, एनाटॉमिकल स्टडीज़ के साथ ये बात साबित हो चुकी है आज कि आपके पास जो लंग फिशेस जो हैं वो एंसेस्टर्स नहीं हैं, ठीक है। ये बात इंपॉर्टेंट है, इसको आप अंडरलाइन कर लें कि मोस्ट क्लेडिस्टिक्स एंड एनाटॉमिकल एविडेंस सजेस्ट दैट दे, ठीक है, ये दे डोंट गिव राइज टू, उन्होंने किसी भी वर्टिब्रेट टेक्सा को जो है ना उसकी लीनिएज के अंदर वो एज आ एंसेस्टर मौजूद नहीं रहे, ठीक है। तो फिर कौन से रहे थे आपके पास ये चीज़ रही है बेटे, ये ऑस्टियोलैपिफॉर्म्स, ठीक है। ये आप इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको अपने माइंड में बिठा लें। तो दैट वाज ऑल फॉर द फिशेज़, ठीक है। फिशेज़ का चैप्टर अब आपका कंप्लीट हो गया है और होपफुली आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके जो पॉइंट्स हैं उनको आप लिस्ट बना के शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स की फॉर्म में अपने माइंड में रखिएगा, और MCQs एंड ब्लैंक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी। और अगर आप लोगों की कोई क्वेरी है, कुछ चीज़ समझ नहीं आई है, तो आप लोग कल की क्लास के अंदर डिटेल में मुझसे पूछ सकते हैं, ठीक है। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।